ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ देखो अभी 2 क्लासेस हुई हैं मैथमेटिक्स पोर्शन की, 2 क्लासेस हुई हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की ना अभी तक। आज ये स्टैटिस्टिक्स की 3rd क्लास है, स्टैट्स वाली। तो हमने लास्ट 2 क्लास में हमने जस्ट ज़्यादातर थ्योरी डिस्कस किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, पहले आपको सिलेबस को समझना है, जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको समझना है। तो हमने स्टार्ट किया था कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है ना, ये डिस्कस किया था। फिर सैम्पल स्पेस क्या है ये डिस्कस किया, फिर अलजेब्रा ऑफ इवेंट। तो इसमें जनरली आपको देखना था कि सिग्मा फील्ड क्या होता है ना। और उसके बाद इसमें है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में वही था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसमें लिमिटेशंस ये था कि सैम्पल स्पेस मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड द सेकेंड लिमिटेशन इज each outcome in a sample space must be equally likely, है ना। So these are restrictions over classical definition of probability, है ना। तो उसके लिए फिर उसको improve करने के लिए we have next axiomatic definition of probability, जिसके बेस पे आगे पूरी probability theory है। तो जो axiomatic definition of probability है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। वेंकट आपका माइक अनम्यूट है। वेंकट प्रसन्ना। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये भी लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस कर रहे थे, जैसे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, है ना। सो वी आल्सो नो दैट, है ना, कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1 for all A belongs to sigma field, you can say, or if you can write also, if sigma field is the power set of sample space, then you can say directly for all A subset of, है ना, or sometimes you can also say for all A subset of omega, in case sigma field is power set of omega। नहीं, इस बैच में हम नोटेशन लेके चल रहे हैं S, है ना। So we are using S here, so S मतलब sample space यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके तो यहाँ ये नोटेशन यूज कर ना कि लाइक एस एफ पी इज प्रोबेबिलिटी स्पेस, है ना। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि पहली बार पढ़ रहे हैं ना। देखो ये थोड़े से हम लोग लेवल हमारा बेसिक जनरल जो बीएससी लेवल है उससे ऊपर लेवल है, तो थोड़ी दिक्कत आएंगे। बट चूंकि रिपीटेडली आप नोट्स पढ़ो या वीडियोस देखो या जैसे रिवाइज करो चीज़ों को, तो चीज़ें बेटर होती जाएंगी। इन केस आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए फ्री हो। जैसे क्लास में स्टार्ट हुई है तो अभी आपको अगर पिछली क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। आपने कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई किए हो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड, अगर उसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो पहले हाफ एन आवर वी कैन डिस्कस डाउट्स, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेरीज किसी को है तो पूछो। किसी को कोई क्वेरी आए कंटिन्यू करें। सर जैसे हमारे सेट में m एलिमेंट्स है जी, तो कोई इसका सबसेट है, उसमें भी m एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब क्या सबसेट और सेट का सेम नहीं हो सकता है? खुद हर सेट खुद का सबसेट है तो यस, मतलब वो खुद इवेंट है एक्चुअली। अच्छा, एक दो और चीजें बताऊं मैं। अभी तक आपने एक क्वेश्चन लिखता हूं, जरा इसका आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन है लेट ओमेगा एफ, तो यहाँ पे पावर सेट कुछ नहीं मैं वो ले रहा हूं, जस्ट लेट एस बी सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, एंड ई कोई सबसेट है एस का। जैसे मैं लिख रहा हूं ई सबसेट है एस का, तो यहां देखो इस क्वेश्चन में सिग्मा फील्ड का कोई जिक्र नहीं है, देयर इज नो मेंशन ऑफ सिग्मा फील्ड, मींस सिग्मा फील्ड इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। ओके, सो कोई टेंशन लेना नहीं उसका। एनीवे, सो इन दिस केस जब सिग्मा फील्ड नहीं दिया तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट एंड वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्चुअली। तो मैंने एस सैंपल स्पेस दिया, ई कोई इवेंट है दैट इज सबसेट ऑफ एस। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। पहला ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज E इज एम्प्टी सेट। ऑप्शन बी E इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज
probability of E is 0. Option C, the option C is probability of E is equal to 1 implies E is equal to sample space, and D option है E is equal to sample space, then probability of E is equal to 1. अब आपको इस क्वेश्चन में बताना ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है एमएसक्यू। अदरवाइज मैं जो भी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ वो एज एमएसक्यू लेके चलो। मल्टीपल, आपको पता है जैम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू। ओके, सो एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। तो एमसीक्यू में सिंगल करेक्ट होता है जैम में, एमएसक्यू में मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, सिंगल भी करेक्ट हो सकता है ना, और एनएटी में न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। तो इसमें आपको बताने हैं करेक्ट आंसर क्या है। क्षितिज ने बताए क्या, एबीसी? सर बीसीडी। अच्छा बीसीडी बताए, बाकी सर सारा है एबीसीडी, सर बी और डी। चलो कुछ लोग बोल रहे हैं बी सी डी ये करेक्ट है, कुछ लोग के हिसाब से चारों करेक्ट है, कुछ लोग के हिसाब से बी डी भी आया है, और सर ओनली डी भी आया है, बी सी डी। ओके, बी डी ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ये रिमार्क है वीके रोहतगी में, आप चेक कर सकते हो, ये रिमार्क लिखा हुआ वीके रोहतगी की बुक में चेक करोगे, एक रिमार्क है। तो और ये सब इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन, इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे वहां फंसा देंगे आपको। मनीष आपका माइक ऑन है? चलिए ट्राई करते हैं। देखो तो एक्चुअल आंसर इसका है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो जरूरी नहीं है वो एम्प्टी सेट होगा, तो पहला गलत हो गया। अगर कोई इवेंट खुद एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई मेंबर है नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ये ओके है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो क्या वो सैंपल स्पेस होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो कोई जरूरी नहीं है सैंपल स्पेस ही हो, उससे कम भी हो सकता है। और अगर कोई सैंपल स्पेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ना, सो यूजिंग एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यू रीड द सेकंड पॉइंट इन द एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन। देखो थ्योरीज को ही अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में, मैं फिर से कह रहा हूँ थ्योरीज तुम्हें समझ लेना एक बारी, डिफरेंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू आपको ये समझ आएगा कि वहां पे क्या लिमिटेशंस हैं एक्चुअली। अदरवाइज हम थ्योरीज पढ़ते हैं वी डोंट थिंक अबाउट लिमिटेशंस, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे वहां पे लिखा हुआ है कि इन द एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। सो व्हाट वी अज्यूम, एक्चुअली हम अज्यूम कर लेते हैं ओके मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो सैंपल स्पेस होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो और अगर सैंपल स्पेस का 1 होगा तो ऑप्शन करेक्ट हुआ बी डी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ए सी गलत कैसे हो गया, तो कोई एग्जांपल बताओ। कोई भी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है, चाहे एग्जाम में चाहे कहीं भी, तो उसका कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल जरूर होगा, तभी कोई गलत बोल सकता है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है जो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो यू कैन नॉट से इट इज रॉन्ग, है ना, इस तरीके से। तो काउंटर एग्जांपल क्या है? कोई बताओ। फर्स्ट का हो सकता है कि n अगर बहुत ज्यादा लार्ज हो। यस, हाँ वो नॉन एम्प्टी भी सिंगलटन हो जाए, ई कोई सिंगलटन सेट है और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस पे डिफाइंड है किसी कॉन्टिन्यूअस इवेंट पे। कॉन्टिन्यूअस बोलने का मतलब है अनकाउंटेबल सेट से, तो नहीं समझे क्या बोले? सर फर्स्ट की एग्जांपल हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो फंक्शन है। हाँ, सेट में हम किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 खुद ही डिफाइन करते हैं। हाँ डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा ई सबसेट है एस का,
एस क्या है? सैंपल स्पेस। तो सर अगर सैंपल स्पेस को हम 1 2 3 4 ले लें, हाँ और प्रोबेबिलिटी 1 2 3 की हम 1 के इक्वल कर दें और 4 की 0 कर दें। ओके, ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो। हाँ, तो वैसा भी सोच सकते हो, ठीक है। बढ़िया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि बाद में डिफाइन करेंगे। देखो, सो अगर मैं सैंपल स्पेस लेता हूँ, मान लो क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस है। तुम चाहो तो फिक्स कर लो कुछ, है ना, उस तरीके से, मतलब तुम चाहो तो इंटरवल 0 से 1 का ले लो, चलेगा, और या 1 से 2 का इंटरवल ले लो, चलेगा, तुम्हारे जो भी ले लो। और मैं ई, देखो अब क्या है यहाँ पे, मैं प्रोबेबिलिटी ई कोई सबसेट है एस का, तो मैं ई की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता हूं ऐसे। सो मैं डिफाइन कर रहा हूं लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ एस। अब किसी इंटरवल का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो ठीक है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ एस, इस तरह से मैंने डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात तुम चेक कर सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली में। तो प्रोबेबिलिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? पहली कंडीशन थी कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, इंटरवल जो लिखा मैंने ए बी, इसका लेंथ कितना है? बी माइनस ए, आप लोग जानते हो ना, एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो बी माइनस ए। तो ये तो बी माइनस ए डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ई आप क्या सेट लेते हो उसके हिसाब से लेंथ डिसाइड होगा। अगर ए सिंगलटन सेट है तो लेंथ 0 होता है सिंगलटन सेट का, एम्प्टी सेट ऐसे ही 0 हो गया। और भी कोई सेट लोगे, कोई इंटरवल ले लो, तो उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरह मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको, है ना। मान लो इस तरह मैंने डिफाइन किया। सो क्वेश्चन ये है, अब देख लो, जैसे मान लो मैं तुम्हारे पास ई एक देता हूं, सिंगलटन ले लिया, चलो a प्लस बी बाई 2 एक नंबर दे लिया, ये एक नंबर है, मतलब इंटरवल अगर मैं 2 से 4 दिया होता तो यहाँ होता 2 प्लस 4 अपॉन 2 3, सिंगलटन 3। तो यहाँ से बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सो लेंथ ऑफ सिंगलटन सेट इज 0 अपॉन बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो ई क्या एम्प्टी सेट है, तो पहले स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने उसका काउंटर एग्जांपल मिल गया ना। ई एम्प्टी सेट तो है नहीं, ई तो सिंगलटन सेट है जिसका लेंथ 0 होता है हालांकि। सो सिंगलटन सेट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो एम्प्टी नहीं है, मतलब सिंपल। अगर मैं ई लेता हूं, मान लो तुम्हारा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, अब देखो क्या ई और एस इक्वल है? एस और ई इक्वल सेट है, यस और नो? नो सर। नो सर। इक्वल सेट नहीं है, लेकिन तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करो तो क्या आएगी? हाँ, लेंथ तो इसका b माइनस ए ही है, चाहे ओपन इंटरवल हो क्लोज इंटरवल हो, लेंथ तो सेम ही रहता है। तो यहाँ से आ गया b माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो जो कि 1 आ गया, लेकिन ये इसके इक्वल तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ से ये हुआ कि इस केस में प्रोबेबिलिटी 0 है, बट इसका ये एम्प्टी सेट नहीं है ना। तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस बट जो e है दिस इज नॉन एम्प्टी, दिस बट, एक बार चेक करना, और भी एग्जांपल मिल जाएंगे, ये मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे बुक्स में कुछ एग्जांपल्स होंगे, मिल जाएगा, जिसने अपने तरीके से बता रखा होगा। सो E इज नॉट इक्वल टू S, इस तरीके से। ठीक है, चलो। सो आगे बढ़ते हैं। सो कुछ रिजल्ट्स हम लोग देख रहे थे, नहीं? हाँ सर, अगर हम e को चूज करें कि द पॉइंट चूजिंग से रैशनल नंबर इन दैट केस में प्रोबेबिलिटी 0 आएगा। यस, रेशनल इज काउंटेबल सेट, 0 आएगा। ये सर 0। हाँ, यस यस। और सर अगर क्वेश्चन में इरेशनल्स गिवन है तो वो कैसे करेंगे? इरेशनल्स अनकाउंटेबल होते हैं, तो उसका लेंथ इक्वल ही रहेगा। इफ यू आर टेकिंग इरेशनल्स बिटवीन इंटरवल ए बी, तो उसका लेंथ b माइनस ए ही रहेगा, बिकॉज रेशनल का लेंथ 0 हो गया ना। तो सर रैशनल की लेंथ 0 होने का रीजन क्या है? जी, तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा
थोड़े से सेट्स को, है ना। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सेट को। सेट में क्या होता है, जैसे मान लो, चलो मैं फाइनाइट से स्टार्ट कर देता हूँ, फाइनाइट या इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट की दो कैटेगरी है ना, फाइनाइट में भी मतलब दो चीजें हैं, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी हो सकता है, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी सेट हो सकते हैं ना। सेट में भी एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट इज आल्सो फाइनाइट सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट इज आल्सो फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट है तो इसके दो कैटेगरी हैं, बताइए इनफाइनाइट क्या क्या दो कैटेगरी हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट, हाँ, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। सो ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जैसा एग्जांपल देख लो, काउंटेबली इनफाइनाइट के कुछ एग्जांपल्स हैं, बताओ कुछ एग्जांपल्स। सेट्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब हो गए, एक्सेट्रा। कुछ अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल बताओ, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। रियल एंड इरेशनल। सो इसका हो गया इरेशनल नंबर्स, इसका हो गया रियल नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी इंटरवल ले लो, इंटरवल अनकाउंटेबल होता है, यू टेक एनी इंटरवल। ठीक है, सो इन सेट्स की जो ये काउंटेबल सेट्स हैं, काउंटेबल सेट का मतलब डिस्क्रीट सेट है एक्चुअली। ये क्या है? डिस्क्रीट सेट है, इनके बीच के एलिमेंट के बीच में गैप है एक्चुअली, मतलब इन द सेंस, मतलब अगर तुम डिफाइन करोगे तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन हालांकि ये है, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं काउंटेबल सेट का, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का, इसका प्रॉपर डेफिनेशन कोई बताओ जरा, याद है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? There exists a projective mapping between a set of natural semiconductors. Yes. So a set, let's say capital A is countably infinite. So if and only if there exists, there exists a function, not a function, just there exists a bisective function. There exists a bisective function f from natural number to a, या from a to natural number you can say. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट को आप बोलते हो कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम दैट सेट टू नेचुरल नंबर। आप बाइजेक्टिव आप लोग जानते हो, 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो रेंज है वो a है ना, और मतलब ये है कि जितने नेचुरल नंबर्स है उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट नंबर्स मिलते जाएंगे। यू कैन लेवल दैट एलिमेंट एक्चुअली, तो तुम रैशनल नंबर्स को भी लेवल कर सकते हो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 एंड सो ऑन, क्योंकि ये काउंटेबल है, तो यू कैन लेवल रैशनल नंबर्स एक्चुअली। और मैथमेटिकली जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने ही इंटीजर्स हैं, क्योंकि देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैपिंग है, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी सेम है ना। अगर 1 1 1 2 फंक्शन एग्जिस्ट करती है सेट A टू सेट B, मींस A एंड B हैव सेम कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट समझ लो, तो फाइनाइट में हालांकि काउंट कर लेते हो, अनफाइनाइट में काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो कार्डिनलिटी वर्ड यूज किया जाता है ना। सो जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही इंटीजर्स हैं, और जितने इंटीजर्स हैं उतने ही रेशनल नंबर्स एक्चुअली मैथमेटिकली, बिकॉज देयर इज अ 1 1 फंक्शन, इवन बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स, from natural number to rationals, from integers to rationals, one बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आप बढ़िया एनालिसिस पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। सो देयर आर फंक्शंस, दैट्स व्हाई दे आर काउंटेबल। और जो भी हमने लिखा है, तो जो एग्जांपल मैंने लिए हैं उस केस में इन सब सेट की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। ठीक है सर, वैसे आपने भी पढ़ा रखा है मैथ्स? हाँ, मतलब मैंने एमएससी मैथ्स में करा है ना, मेरा टीचिंग। वैसे YouTube पे अवेलेबल है जो आपने पढ़ाया? नहीं, मैथ्स एक्चुअली इस बार पहली बार पढ़ाना शुरू किया मैंने। पहले हम पार्टनरशिप में थे तो मैथ्स दूसरा टीचर देखता था तो पढ़ाता है। उससे पहले हालांकि जब हम कोविड से पहले तो यूट्यूब पर चलाता नहीं था, कोविड के बाद यूट्यूब आया, तो उससे पहले मैं पढ़ाता था। मैं कैरियर एंडेवर इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, जीटीबी नगर, वहाँ में IIT एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए 2 साल पढ़ाए हैं। IIT एग्जाम मैथमेटिक्स का कोर्स, वहाँ पे कंटेंट पे काम किया, टीचिंग करता था मैं।
सो वहाँ मैंने 2 साल ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रखा है, 2017 टू 2019। फिर 19 में बॉम्बे चला गया, फिर 2020 में कोविड आ गया, तो मेनली प्रॉपर 2019 में हमने जामा में शुरू किया था, उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में प्रॉपर ऑनलाइन हो गया, वरना ऑफलाइन पढ़ाते थे। तो अभी यूट्यूब पर नहीं, इस साल अवेलेबल हो जाएगा, ये है इस बार पढ़ा रहे तो, ठीक है ना। सो बेसिक मैथ्स के लिए 12th का आपका है मतलब? हाँ 11-12 का है, जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ अभी भी है, पब्लिक हो रहा है, पहले का भी अवेलेबल है। तो जो कैलकुलस पोर्शन आप रिवाइज कर लीजिए क्लास 11-12 वाली, क्योंकि आप लोग भी इस लेवल पे हैं कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है 11-12 वाली आपको, क्योंकि आप लोग खुद भी एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, डेफिनेशंस, एग्जांपल, एक्सरसाइजेस, थ्योरम्स, बस एक बार देख लो तो आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ें। फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ये है, ठीक है ना। तो वैसे ही अब अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, वो सेट जो है ना, मतलब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, ये समझ लो, या रियल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग है, या ऐसा बोल दो। हालांकि एक और से वर्ड आता है काउंटेबल सेट, ये आगे मैं यूज करूंगा ये वर्ड काउंटेबल सेट। वो जो लिखा है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, वो अलग है, और काउंटेबल सेट अलग है। कोई बताओ काउंटेबल सेट की डेफिनेशन? काउंटेबल सेट क्या होता है? which is finite or countably infinite. यस, तो इसको और इसको मिला के इन दोनों का यूनियन ले लो तुम, तो इन दोनों का यूनियन ले लिया, जो नया सेट बना उस सेट को बोलेंगे काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट में फाइनाइट सेट भी इंक्लूड हो गया। सो अ सेट व्हिच इज अ फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, सो दे आर कॉल्ड काउंटेबल सेट। और जो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका सपोर्ट रेंज हमेशा काउंटेबल सेट होता है। यही डेफिनेशन ही है डिस्क्रीट सेट का एक्चुअली, कि वो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल जिसका रेंज काउंटेबल सेट है वो डिस्क्रीट ही होगा, और जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है वो या तो कॉन्टिन्यूअस होगा या मिक्स्ड होगा, दो है। तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि ईच पॉइंट पे मास अगर 0 है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज वो मिक्स्ड है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि डिस्क्रीट है कि डिस्क्रीट नहीं है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो रेंज है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, तो हर फंक्शन के पास रेंज होता है। तो जो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू आर, तो आर तो कोडोमेन है, तो उसका रेंज जो आएगा, रेंज जो भी अगर काउंटेबल सेट है तो इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन है डिस्क्रीट का कि रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज इज काउंटेबल सेट। सिंपल, ये डेफिनेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। सो सर ये सब चीजें कहाँ से मतलब ये क्लास पढ़ा है? हाँ, ये मैं पढ़ा के सीखा है। किसी बुक में ना उतना साफ साफ लिखते नहीं है लोग एक्चुअली, है ना। तुम बुक में देखो घुमा फिरा के डेफिनेशन लिख रखा है कि समझ ही नहीं आएगा तुम्हें क्या लिखा है उन्होंने। इवन फिक्र रहती में तुम देखो, और मैं तो बता दिया डेफिनेशन। अभी मैं श्योर था अगर मैं तुमसे पूछ लेता कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो सब घुमा फिरा के तुम लोग ही बताते, सर वो पॉइंट पे मास होता है, सर वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन शायद ही बता पाता। एक दो लोग बता पाते बट सब नहीं बता पाते। तो अक्सर ये बच्चों में पता है तुमको डेफिनेशन क्लियर नहीं है चीज़ों का, है। मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूँ कि डेफिनेशन, अब जैसे कोई बोलता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, मैं डिप्स में पढ़ाता हूँ, वहाँ फैकल्टी का मान लो कोई फैकल्टी आता है कंटेंट में, उसके इंटरव्यू लेता हूँ मैं। इवन वो लोग जो दिल्ली IIT बॉम्बे या IIT कानपुर से MSc करके आते हैं, उनको डेफिनेशन तक क्लियर नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता क्या है। इवन तुम में से बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लियर नहीं होगा, कोई चाहे तो बता सकता है। सो हाउ टू डिफाइन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डेफिनेशन क्या है? डिस्क्रीट तो मैंने बता दिया, ये और भी डेफिनेशन हो सकते हैं हालांकि, तो कोई ट्राई करो। हाउ टू डिफाइन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? First of all, I appreciate at least you answered, but that is definition of PDF, probability density function, not a definition of continuous random variable। हम आपको random variable definition पूछ रहे हैं, not PDF। आपने जो बताया सही बताया, वो PDF की definition है, probability density function की definition है वो continuous random variable definition नहीं है वो। जैसे discrete define किया तो continuous को मतलब continuous को define करेंगे, जिसका range uncountable infinite है, लेकिन वो मिक्स भी हो सकता है। जिस प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट 0 देगा। हाँ, ये दो मिक्स करने पड़ेंगे आपको, है ना। ये सिर्फ इतना बोलोगे ये भी काफी है कि a random variable is said to be continuous if and only if probability capital X is equal to small x is equal to 0 for all small x belongs to R। इतना काफी है continuous random variable के लिए।
ठीक है ना, एक ही लाइन में फिर से बोल देता हूँ। और रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कोई भी रियल नंबर तुम ले लो, उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये अकेला काफी है कॉन्टिन्यूअस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मिक्स में क्या होगा, किसी न किसी पॉइंट पे मास नॉन जीरो होगा और उसका रेंज अनकाउंटेबल होगा। तो क्योंकि डिस्क्रीट का रेंज अनकाउंटेबल है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तीन तरह के होंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मिक्स्ड का मतलब है दोनों मिले हुए हैं उसमें, तो मिक्स्ड वाले में डिस्क्रीट पार्ट भी होता है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी होता है। तो ये तो बात ये है कि कॉन्टिन्यूअस में और मिक्स्ड में दोनों के रेंज अनकाउंटेबल होते हैं। तो तुम ये बोलोगे रेंज अनकाउंटेबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं हो, मिक्स्ड भी हो सकता है। बट ये है कि मिक्स्ड में और डिस्क्रीट में पॉइंट पे मास नॉन जीरो होता है, किसी न किसी एक पॉइंट पे मास नॉन जीरो होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होगा तो हर पॉइंट पे मास जीरो ही होगा। तो ये इसका डेफिनेशन है ना, इस तरीके से। मतलब तुम पढ़ोगे तो क्लियर होगा। तो वही तुम्हें ध्यान से डेफिनेशन पहले समझना है, फिर उसके बाद थ्योरम समझने हैं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आते हैं उसी डेफिनेशन और थ्योरम के बेस पे पूछे जाते हैं। और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है एक्चुअली, है ना। वो चीजें हैं कि आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपको याद है डेफिनेशन, आपको याद है थ्योरम्स, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसमें, तो वो देखना है आपको। ठीक है, एनीवे तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे। तो ये अभी आगे हम, हालांकि रैंडम वेरिएबल नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो बातें बता रहा हूँ मैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स, ये सब आगे आने वाला है। ठीक है ना, अभी जस्ट ऐसी बीच में आया था, हमने डिस्कस कर लिया, ये आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो अभी सेट डिस्कस कर रहे थे। सेट में फाइनाइट, इनफाइनाइट, है ना। फाइनाइट में एम्प्टी, नॉन एम्प्टी हो सकता है, ये इनफाइनाइट है तो दो तरह का है। तो ये दोनों मिलके काउंटेबल सेट क्या होगा, अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, और काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, सो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो दोनों मिला के, ये दोनों मिलके नया वर्ड बनाते हैं काउंटेबल सेट। और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट को ही अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। तो अगर कहीं वर्ड यूज किया गया मान लो अनकाउंटेबल सेट, तो वो मतलब वही है कि, है ना, एक वर्ड यूज किया होगा अनकाउंटेबल सेट, सो वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ही है। तो अ सेट विच इज नॉट अ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल सेट, और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट ही अनकाउंटेबल सेट है एक्चुअली। सो a set which is not countable set, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट का मतलब हो गया आपका अनकाउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल सेट सेम ही है, मतलब मिक्स्ड है। लेकिन काउंटेबली है ना, इनफाइनाइट और काउंटेबल सेट दोनों अलग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो हम लोग इवेंट का डिस्कस कर रहे थे, इसको आज कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन स्टार्ट करने वाले थे। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, जैसे सिंपल आसान प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो, चलो क्वेश्चन नंबर अभी तत्काल 2 कर देता हूँ इसको मैं। 1 तो लिखा था ना, 2 है। 2 क्या है, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, या मान लो लेट ऐसा है कि सैंपल स्पेस S इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। ये आपका सैंपल स्पेस है, और so this is sample space and probability x is equal to मान लो I है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी दे रखा है आपको, तो x क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि रैंडमली डिफाइन तो किया नहीं मैंने। तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगलटन सेट I, इवेंट है, ठीक है ना। सो दिस सिंगलटन सेट जो होगा इवेंट होगा, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। सो दिस इवेंट I इज इक्वल टू 1/2 की पावर I। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देन पहला ऑप्शन है
प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा मैं इसमें एक सेट डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल i जो है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब हर पॉइंट पे मास दिया गया एक्चुअली, मतलब ये है कि सिंगलटन सेट पे प्रोबेबिलिटी बता रखा है, 2 सेट है तो ऐड हो जाएगा 2 बार, है ना, इस तरीके, मतलब सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो यू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट अदर्स, इस तरह से आ जाएगा बाय एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट जो है उसको यूज करके। अब मैं पूछना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ इवन natural numbers is equal to 1/2 set probability of set of odd natural numbers, या है ना odd natural numbers, वही बात है अभी इवन नंबर्स में, तो वही this is equal to 1/3 set of even numbers, ये even natural numbers, बात बराबर है। ठीक है, ये थोड़ा अलग लिखा, इसमें नंबर्स ही कर दो, क्या ही इतना अलग। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, क्वेश्चन क्लियर है ना आपको, मतलब ऐसा पूछना चाह रहा हूं मैं, दो यू कैन मेक अ इवेंट, सो लाइक मान लो एक सेट E1 है, E1 में है 2 4 6, ठीक है, इस तरह से E2 है सेट कंटेनिंग 1 3 5 7 डॉट, इस तरह से पूछना जा रहा हूँ, तो मतलब वही मैं लिख सकता, इवन का मतलब ये हो गया, सो इवन लिख रहा हूँ मतलब दिस, है ना, सो E1 जो है सेट ऑफ इवन्स, इवन नंबर्स, ठीक है, और E2 जो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, एक ने आंसर दिया सी, बाकी लोग सर सी ऑप्शन, C ठीक है ना, सो एवरीवन इज कन्विंस्ड, किसी को डाउट है आगे सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? सर मुझे समझ नहीं आया। ओके ठीक है, चलो अच्छा है, ऐसे पूछो, है ना, जिनको भी कुछ कोई, 2/3 होगा ना? हाँ फिर अगर इवन का 1/3 तो ऑड का 2/3 हो जाएगा, हाँ। सो ठीक है, तो जो भी क्वेरीज हो आप ऑनेस्टली पूछना, क्योंकि सीखना है आपको, अगर आप शर्माओगे नहीं पूछोगे तो आपका नुकसान है, जैसे कुछ भी हो तो आप ओपनली एक्सप्लिसिटली पूछ। जी ठीक है, जी जी जी, तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन लिखता हूं आप देखिए, सो हमारे पास सैंपल स्पेस है सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, प्रोबेबिलिटी कोई सिंगलटन सेट i लिया तो उस पे प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर i, जहां i की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। नाउ जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स मान लो आप अगर फाइंड कर रहे हो, सो इवन में क्या क्या आता है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। सो इसका नाम मान लो अभी तत्काल में रख दिया, लेट्स से E या E1 लेट्स से। सो वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट E1, ओके, सो वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट E1, so you can write probability, they are asking here actually 2 4 6 8 this, इस सेट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, so they are asking probability of this set, so you can write it like probability at 2 plus probability at 3 plus probability at sorry 2 4 6 जो एलिमेंट्स हैं plus dot dot dot, so how are we writing this, using third point of axiomatic definition। वो क्या कहता है कि if E1 E2 E3 E4 are pairwise disjoint, then probability of union of AIs is equal to summation of probability of AIs या EIs, so है ना, so they are disjoint sets, so union of 2 3 है ना 2 4 6
So you can just separate it. What is probability at 2? So 2 पे क्या probability होगी? 1 by 2 square, 1 by 2 raised to power 4, 1 by 2 raised to power 6, dot dot dot. Now you can easily find the sum using infinite geometric sum formula, right? So apply infinite geometric sum formula. क्या आएगा? A upon 1 minus R. So R is also 1 by 4. चेक करो. So 1 by 4 upon 3 by 4. 4 4 cancel तो 1 by 3. Check. Is it fine? Okay. Now आगे देखिए. Yes, sir. Yes. So see what we have taken. So we have considered E1 as even numbers 2, 4, 6, 8 dot dot dot. E2 if we are taking odd numbers 1, 3, 5 dot dot dot. Now we know that E1 union E2 is equal to sample space. So here I have used notation omega. So let me use S. So E1 union E2 is equal to S. And now you also know that E1 intersection E2 is phi. So means E1 and E2 are pairwise disjoint events and their union is sample space. So you can just apply probability both sides. So simply you can say probability of E1 plus probability of E2. So probability of E1 union E2 we can write this. We know that probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2 when E1 E2 are pairwise disjoint. Simply we can write. So this probability we can write this equal to 1. अब E1 की probability हमारे पास 1 by 3 है. So probability of E2 we can directly find 1 minus 1 by 3. So that is 2 by 3. Or you can also think like they are complement of each other. Okay. Okay, sir. Yes. तुम डायरेक्टली ऑड का भी निकाल सकते. दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड. जैसे इवन का मैंने फाइंड किया, यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड दिस वे. सेम थिंग. या ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट सैंपल स्पेस इज इंटरवल 0 to infinity. Yes. So interval 0 to infinity. Fine. You may consider open interval 0 to infinity. चलो. And E is a subset of S. So E is a subset of S. So find, and the probability is defined on E as integral e की power minus x dx over E. ठीक. ये समझ आया ना? Over E मतलब integration over set E. And now so you need to find then option A. Probability of set, probability at set of natural number, this is 1. Option B, probability at set of natural number is 0. Option C, probability at 0 to 1 है ना. So event मैं define कर रहा हूँ. So if I write, या मैं इवेंट लिख देता हूँ यहाँ पे ना, E1 E2. सो कंसीडर E1 एज इंटरवल 0 to 1. सो प्रोबेबिलिटी एट E1 इज इक्वल टू 1 minus E and probability of E1 is 1 minus E complement. मतलब E के बाद -1. या इसको मुझे लिखना चाहिए E minus 1. So try, you tell me answer. D, sir, D option. D. Only D option. Yes, sir. Keep your words. So कुछ ने D कहा ओनली, कुछ ने कहा B and D. Sir, B and D. ठीक है ना. फिर से देखो, इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो तो
ये काउंटेबल सेट है, तो इंटीग्रेशन काउंटेबल सेट पे कैसे होगा? तो वो पॉइंट वाइज करोगे तो फिर 0 ही हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो यहां पे क्या है, सी यू कैन चेक दिस इज तो अगर तुम मान लो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो नेचुरल नंबर पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी यू आर फाइंडिंग ऑन द सेट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2, है ना, क्योंकि कैसे अलग करोगे, प्रोबेबिलिटी एट 3 डॉट डॉट डॉट। अब सेट 1 पे इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, तुम इंटीग्रेशन कर भी लो, सो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, या मान लो सीधा सीधा तुम नेचुरल नंबर पे इंटीग्रेट करते, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीग्रेशन होता है कॉन्टिन्यूअस सेट पे। कॉन्टिन्यूअस सेट जब बोल रहा हूँ उसका मतलब है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। समेशन होता है डिस्क्रीट सेट पे, डिस्क्रीट सेट का मतलब काउंटेबल सेट। सो देखो जो वर्ड यूज कर नहीं पता खुद से पूछो डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट सेट, मतलब काउंटेबल सेट। कॉन्टिन्यूअस सेट बोलूंगा मतलब अनकाउंटेबल सेट, ठीक है ना। अनकाउंटेबल सेट मतलब अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट होंगे, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। काउंटेबल मतलब फाइनाइट क्या, काउंटेबली मेनी। नेचुरल नंबर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है, रियल नंबर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ऐसे याद रख सकते हो। सो इस पे इंटीग्रेट करोगे 0 आता रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन 1 से 1, इसका हो गया 2 से 2 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे चलता रहेगा 3 से 3 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 0 होता रहेगा, तो फाइनल 0 ही आ जाएगा, है ना। सारी वैल्यू 0 ही है ना, तो यू विल गेट 0 ओनली। तो ये मैंने सेकंड पार्ट मतलब ए और बी में से चेक किया क्या आंसर आएगा, तो 0 आएगा पहली बार। अब दूसरा तो बाकी आप कर ही लोगे, सी और डी में से एक चुनना है। तो व्हेन यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, so event E1 means you are finding probability e raised to power minus x dx। यहाँ सेट E पे था, E तुम्हारा E1 तुम्हारा क्या है 0-1 इंटरवल, तो you will integrate over 0-1। अब इंटीग्रेशन तो सबको आता ही है, तो सिंपली यही आ जाएगा, चेक कर लो इंटीग्रेशन करके। देखो कोई डाउट है तो बताओ। जी जी देखो यहाँ पे आप किसी सेट को नेचुरल नंबर पे इंटीग्रेट कैसे करते हो, मुझे इंटीग्रेट करना था सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, तो नेचुरल नंबर कैसे इंटीग्रेट करोगे नेचुरल नंबर के सेट पे, क्वेश्चन ये है। तो आप देखो नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है, तो अब क्या इसको आप 1 से इंफिनिटी लिख दोगे, ऐसा लिखना ठीक होता क्या? अगर लिखता मैं 1 से इंफिनिटी तो क्या ये ठीक होता? तो आपने उस केस में 1 से 2 के बीच के नंबर भी कंसीडर कर लिए, लेकिन नेचुरल नंबर है 1 से 2 के बीच का नंबर तो है ही नहीं, तो यू हैव टू इंटीग्रेट पॉइंट वाइज एक्चुअली। तो मैंने क्या किया देखो, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो उसमें क्या है 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 1 पे इंटीग्रेट करने का मीनिंग है 1 से 1, 2 पे इंटीग्रेट का मतलब 2 से 2, क्योंकि वैल्यू आगे पीछे तो होंगे, इंटरवल तो है नहीं, 3 से 3। अब इसको इंटीग्रेट करो तुम 1 से 1 में क्या आएगा, आप लोगों ने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना कि अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम है किसी इंटीग्रेशन का तो वैल्यू क्या आती है इंटीग्रल की, 0 ना। हम जानते हैं, इंटीग्रेट करके भी देख लो आप क्या ही डिफरेंस आएगा। तो इसका आंसर 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 होता रहेगा, तो 0 ही आएगा ना इंटीग्रेट होके। ये ऐसे जिनको याद है इंटीग्रेशन किसी भी काउंटेबल सेट पे 0 ही आता है, अगर कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी काउंटेबल सेट पे वो हमेशा आंसर 0 आएगा। और इस पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, जो कोई बच्चा आप में से पूछा था ना रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू q, और वहां पे उन्होंने एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिया है, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पूछ रहा है रैशनल नंबर के सेट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। जिसको क्लियर है कि काउंटेबल सेट पे इंटीग्रेशन 0 होता है हमेशा, तो आंसर 0 है सीधा। एग्जाम रिसेंट में आया है 2016-17 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। ओके है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है
इन अनकाउंटेबल सेट है, यहाँ पे सैंपल स्पेस काउंटेबल सेट था, है ना, और यहाँ पे अनकाउंटेबल सेट है। फाइनाइट वाला भी चेक कर सकते हो आप, है ना। एक आसान सा क्वेश्चन अगर देख ले हम, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे हमारे पास इवेंट है, लेट s इज इक्वल टू जैसा ना 1 2 3 4 है, ओके। डिफाइंड है आपके पास, बी सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट कंटेनिंग i, ठीक है। मान लो ये कोई वो सिंगलटन सेट लिख रहा हूं मैं, सो दिस इज वन बाई 8 when I is odd, ठीक है, and probability at this set is 1 by 2 when I is even, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया यहाँ पे, एक सैंपल स्पेस दिया, अब सेट कंटेनिंग i, ये जो i कोई नंबर है 1 2 3 4, तो i क्या है यहाँ पे, i बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस, i बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस, ये हो गया। अब मान लो आपको मैं देता हूं, सो लेट्स से एक सेट है E1 सेट कंटेनिंग 1 2, E2 इज सेट कंटेनिंग 2 3, E3 इज सेट कंटेनिंग 1 3, E4 इज सेट कंटेनिंग 1 4 या 1 2 3, ऐसा ले लो। अब और यहाँ पे 1 4 लो, सो E1 E2 E3 E4, देन आपसे पूछा जाता है ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तुम खुद आंसर बताओ, मैं क्या ही लिखूं, तुम लोग खुद बताओ। सो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 की क्या है, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया ना, क्योंकि ये पूरा 1 आना चाहिए ना, चेक कर लेता हूं, रुको। सो वहां हाँ वो थोड़ा मिस्टेक इसलिए होगी, देखो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए ना, तो हमारे बना मुझे चेक करना पड़ेगा, 1 आनी चाहिए सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ 1/8, यहाँ 3/8 है, ओके। सर पहले का हो तो सो पहले का 1/2, ओके। दूसरे ई सेकेंड ऑप्शन का भी 1/2, ओके। सी का भी 1/2, सी का भी 1/2, सी का सर 1/4 होना चाहिए शायद। चलो किसी का 1/4 भी है, हाँ बताओ। सर डी का 5/8। ठीक है 5/8 आएगा। है ना, एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन बना देगा, ठीक है ना। किसका, सी का 3/4 भी हो गया, बताओ इनमें से क्या सही है। सर 1/4 होगा सी। ठीक है, चलो देखते हैं 1/4। 1/4। तो सिंपल सॉल्यूशन आप देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि सेट कंटेनिंग 1 अगर ऑड है तो 1/8 है, प्रोबेबिलिटी सेट कंटेनिंग 2 इवन है तो 3/8 है, ऐसा कहना चाह रहा ना। प्रोबेबिलिटी सेट कंटेनिंग 3 ऑड है तो 1/8 है, प्रोबेबिलिटी सेट कंटेनिंग 4
ठीक है। अब यहाँ क्या इक्वली लाइकली नहीं है ना, आपको याद है वो डेफिनेशन यहाँ फेल हो जाता है। किसी को लगेगा अच्छा जो लोग अभी शायद जो आंसर बता रहे थे उस तरीके से ही सोच रहे थे, इसमें 2 है आउट ऑफ 4, तो 2/4 2/4 2/4 3/4, वो फेल हो जाएगा। वो जो डेफिनेशन जो बचपन से आप पढ़ते आए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो हमेशा ट्रू नहीं है। वो तब ट्रू है जब सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हो। लास्ट क्लास में डिस्कस किया हमने ये कि जब सैंपल स्पेस के हर पॉइंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तब वो लगा सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अदरवाइज यू हैव टू थिंक ऑन ईच आउटकम्स। अगर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है ईच आउटकम्स की, डिफरेंट अकरेंस के चांसेस हैं, तो आपको आउटकम वाइज सोचना पड़ेगा हर आउटकम पे। सो यहाँ ऐसे लिख रहे हैं हम, वन आउटकम 1 की प्रोबेबिलिटी सैंपल 1/8 है बिकॉज ने कहा ऑड के लिए, 3 का भी 1/8 है क्योंकि ऑड है, 2 इवन है तो 3/8, 4 इवन है तो 3/8 है। टोटल 1 आना चाहिए, तो वो चेक कर सकते हैं आप, 1 हो गया ना, ठीक है। अब पहला से E1 पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो E1 में क्या क्या लिया मैंने, 1 and 4, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 4। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, फिर से इन दोनों सेट का यूनियन ये है ना, और दोनों डिसजॉइंट है, तो A and B आर डिसजॉइंट सेट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो वो कर रहे हैं हम एक्चुअली। तो यहाँ पे 2 सेट मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, तो ईच एलिमेंट का सिंगलटन सेट बना लो, दोनों डिसजॉइंट है, दोनों का यूनियन लेंगे तो प्रोबेबिलिटी सम के इक्वल हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 4, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी को अलग अलग कर पा रहे हैं, इक्वल टू, अब बताइए आप लोगों को, 1/8 प्लस, ठीक है ना, 1 4 है 3/8, सो 4/8 मतलब 1/2, ये तो ठीक है ना। ऐसे ही आप सिमिलर वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड कीजिए, तो E2 में आपके पास 2 3 है, सो प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3, so at 2 you have probability 3/8 and at 3 you have probability 1/8, so ये 1/2 हो गया, ठीक है। Similarly probability of E3, so E3 में आपके पास क्या 1 3 है, probability at 1 probability at 3, so यहाँ हो गया 1 पे odd है दोनों, 1/8 plus 1/8, 2/8 मतलब 1/4, again प्रोबेबिलिटी एट E4, सो E4 मतलब E4 में 3 एलिमेंट्स हैं, सो प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3, इस तरीके से। सो ये तीनों ऐड कर लो अब, सो 1 2 3, ठीक है ना, तो 1 2 3 देख लो वहां से, 1/8 3/8 1/8 तो 5/8, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आप लोगों से पूछे हैं ऑप्शंस, तो ये हो जाएगा, है ना। तो वो ध्यान रखना जब आप यूज कर रहे हो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल, तो ध्यान रखना कि वो इक्वली लाइकली है तब वो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, तो किसी को कुछ ओके है ना ये? हेलो सर जी सचिन बताइए। बोल रहा था सर इक्वली लाइकली सर कैसे पहचानेंगे, बस थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये 1 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 1/8 सर। हाँ, और 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है सर 3/8 सर। क्या दोनों इक्वल है, नहीं सर। इसलिए कोई लाइकली नहीं है। तो आपको सोचना है कि जो सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 के कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 पे कितनी है, 3 पे कितनी है, 4 पे कितनी है। अभी कोई लाइकली कब होता, अगर मैं ऐसा लिख देता कि प्रोबेबिलिटी एट I इज 1/4, ईच पॉइंट पे 1/4 प्रोबेबिलिटी में लिख देता कि 1 पे 1/4, 2 पे 1/4, 3 पे 1/4 और 4 पे भी 1/4, सभी प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, तो अब इक्वली लाइकली है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ सर। हाँ ऐसे ही पूछ लिया करो, जब भी कुछ कंफ्यूजन हो पूछ लो, ताकि आपकी वजह से और लोगों का भी क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट होगा तो, है ना। ओके एक वर्ड जो क्लास में किसी ने आप हमें से ही पूछा था कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो ये सब आप एक्चुअली जो 11 12 की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे वहां भी इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं हालांकि, है ना। सो एलिमेंट्री इवेंट सिंपल है, मतलब सिंगलटन इवेंट, तो एन इवेंट। सर एक लास्ट क्वेश्चन डाउट था, जी बोलिए। तो जब हमने डिफाइन किए सैंपल स्पेस की, तो
ऑर्डर इवेंट की क्वालिटी को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो नहीं होगा 1 बाई n + 3 बाई n। नहीं टोटल 1 आना चाहिए ना। मुझे हमारे पास एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन में क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है कि ईच पॉइंट पे नॉन नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और ईच इवेंट की नॉन नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। तो सैंपल स्पेस की चेक करो 1 आ रही है कि नहीं। आ रही है। हाँ है ना, हाँ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ये जरूरी है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हो। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट सिंपल होता है कि एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। मतलब सिंगलटन सेट है ना, सिंगलटन सेट होगा है ना। दिस इज कॉल्ड, या सेट लिखने के बजाय इवेंट लिख लो, सिंगलटन इवेंट बोल दो। सिंपल सेट में हाँ इवेंट। यस यस, या सिंपल इवेंट भी बोलते हैं ना इसको, एलिमेंट्री को आई थिंक। हाँ सिंपल इवेंट इस तरह से। सो इसमें एक बार 11 12 वाली प्रॉपर्टी रिवाइज कर लो, बेसिक्स एक बार, कुछ डाउट हो तो पूछो, वो है। बाकी उसमें और भी लिखा रहता है, जैसे मान लो इम्पॉसिबल इवेंट, इस तरह के वर्ड यूज है ना वहां पे। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, श्योर इवेंट क्या है, इस तरह के वर्ड रहते हैं। तो क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है और श्योर इवेंट क्या है। इम्पॉसिबल इवेंट की क्वालिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की क्वालिटी 1 होती है। सो कोई इवेंट है या सिंपली इतना ही लिख लो, क्या कॉल्ड लिखो। सो इसको बोलेंगे और यहाँ होगा इस तरीके से। ये कुछ इस तरह के डेफिनेशन जो क्लास 11 12 के एनसीईआरटी में ऑलरेडी यूज्ड हुए हैं, तो आप वहाँ एक बार चेक कीजिए, मतलब एक बार बस बेसिक रिवाइज कर लो, वहाँ भी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछो, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते थोड़े। सो हमने लास्ट क्लास में लिखा होगा प्रोबेबिलिटी स्पेस लिखा था ना एक बार ब्लैक देखिए। जी। ओके हाँ, जी जी जी। एलिमेंट्री इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी 0 होगा। नहीं हमेशा जीरो नहीं होगा वो, अगर हमेशा जीरो नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट्री इवेंट है, ये भी एलिमेंट्री इवेंट ही है, सेकेंडरी वन, प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है ना। तो वो जीरो तब होता है जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, वो आगे आएगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में होगा, हमेशा नहीं होगा। सो हमेशा जीरो नहीं होगा। ओके, सो जैसे हाँ यही सब है, श्योर इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री हो ही गया। चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं लिख रहा था प्रोबेबिलिटी स्पेस, तो ये तो लिखाया था लास्ट क्लास में। प्रोबेबिलिटी स्पेस की क्या डेफिनेशन थी, तो लिखा रखा था आई थिंक। हाँ किसको याद है प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या था? सिग्मा फील्ड और प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। जी, तो इसको तीनों को एक साथ मिला के हम लोग प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये ट्रिपलेट है, ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, पेयर मतलब दो,
ट्रिपलेट मतलब 3, तो इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे। तो जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस, है ना। और जो विकर की वाली बुक है वो सैंपल स्पेस इसको बोलता है, ऑर्डर पेयर को। वो क्या लिखता है कि S, F दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, उसको वो सैंपल स्पेस कहता है, ठीक है ना। और जहां सिग्मा फील्ड नहीं है तो सिर्फ S को ही सैंपल स्पेस कहेंगे। S क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। F क्या है, सिग्मा फील्ड, ठीक है। तो सिग्मा फील्ड पे उतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जैम में तो अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं आया, गेट में आए हैं इस पे क्वेश्चंस, दिखाया भी था मैंने। लेकिन आपको जानना है थोड़ा बहुत कि होता क्या, अगर ऐसा यूज हो जाए पूछ ले तो पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में ये वर्ड यूज है। सर ये 3D हो गया प्रोबेबिलिटी स्पेस 3D एंड 3 डबल साइज होता है। नहीं वो बस 3 चीजों को एक साथ लिखा है, 3D बात नहीं कर रहे, वो था 3 डायमेंशनल, वो मतलब ट्रिपलेट लिखा है। हालांकि वो हम पॉइंट में नहीं जा रहे, तो मतलब बस तीनों को एक साथ मिला के प्रोबेबिलिटी स्पेस बोला जाता है। 2 को एक साथ मिला दिया, सैंपल स्पेस बोला, इस तरीके से, है ना। तो वैसा। अच्छा, एक आता है ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर, ये सुना होगा ना। सो एक वर्ड आता है ऑड्स अगेंस्ट, बात पूछते हैं जी सर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब x y और y x अलग होता है, तो यहाँ पे क्या मीनिंग होगा ऑर्डर्ड पेयर x y f y लिखे तो क्या मीनिंग नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डिफाइन, पहले एस डिफाइन करते हैं फिर एफ डिफाइन करते हैं। वो नोटेशन जस्ट एक है कि एस पहले एफ बाद में, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना हमारे केस में। सो हम बस, तो उससे कोई यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। मतलब ये दोनों को एक साथ लिखा है ब्रैकेट में S, F, तो पहले सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, उसके बाद F, क्योंकि F इस पे डिपेंड करता है ना, तो पहले S मेरे पास होगा फिर F आएगा। एक्चुअली यहाँ भी ऐसे ही है, फर्स्ट यू विल हैव और एक्सपेरिमेंट होगा ना, यू विल हैव एक्सपेरिमेंट, सो एक्सपेरिमेंट्स हैव आउटकम्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स आर S, F इज डिफाइंड ओवर S। So sigma field है ना, sigma field is a function so that contains the subset of S that will satisfy 3 conditions. So then probability depends on F, because probability is a function from F to 0 1. So in that way they have written, okay. ओके, मतलब एक ऑर्डर में बना रहे हैं इसमें। हाँ, because first you need S, then you can define F over S, then you can define P over F. तो इसलिए ऐसा लिखा गया। अगर आप एक्सचेंज कर देंगे तो भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो डेफिनेशन इस तरह से लिखा है कि फर्स्ट यू शुड हैव, हाँ, so first you should have S, then you can find F using it. Without S you cannot find F, है ना। So sigma field has no meaning without sample space or without S, set of all outcomes, because वो उसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, बात करते हैं odds against an event E, और एक होता है odds in favor, odds in favor of, sorry an event ना, क्या हो रहा है, favor So इसका क्या डेफिनेशन है, किसको आइडिया है? What is the meaning of odds against and odds in favor? Yes. सर ऑड अगेंस्ट एन इवेंट में जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ, मतलब सर इसका ऑड अगेंस्ट होगा नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, Right. फेवर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल, Yes. m by n और m by n। हाँ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, यस यस। इसमें क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of E complement against है is to probability of E, or you can say number of outcomes in E complement is to number of outcomes in E, like this, okay. And here is in favor, so first you will write probability of E is to probability of E complement। ये is to वही है रेशियो वाला, ठीक है ना, this is is to मतलब रेशियो upon you can write, and number of element in E is to number of element in complement। जैसे एग्जांपल आप लोग जब मैच देखते हो क्रिकेट का या फुटबॉल का कोई भी, तो जब वो सीरीज होती है, मान लो 5 मैच की सीरीज, आप क्या सुनते हो कि इंडिया विंस बाय 3-2, इस तरह से होता है ना, 4-1 से जीत गया या 1-4 से हार गया, इस तरह से। सो वहां एक्चुअली यही ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर में लोग बोलते हैं।
है ना। सो जैसे 4 किसी ने 4-1 से जीता, मतलब 4 जीता और 1 हारा, इस तरीके से। सो वैसा है। तो रेशियो एक्चुअली उस तरह से है। सो ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। या दूसरे तरीके से बात करें हम, तो ये तो मीनिंग हो गया इसका। मैं रिजल्ट लिख देता हूं आगे। सर वैसे ये वाली जो चीज है ये सिर्फ क्लासिकल डेफिनेशन के लिए है। हाँ, मतलब उसके लिए हमने लिखा है, अदरवाइज यू कैन क्लासिकल क्या, ये अगर हटा दोगे तो ये वही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो इन जनरल एक्सोमेट्रिक से या क्लासिकल से चल जाएगा, किसी से भी हो जाएगा। ये तो बस हम समझने के लिख दिया, दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब यहाँ पे इसको तुम हटा सकते हो चाहो तो, यू कैन रिमूव दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली, ये समझ लो आप, दिस इज द डेफिनेशन। सो क्लासिकल नहीं, ये उससे भी चल जाए, मतलब इन जनरल प्रोबेबिलिटी की बात की, अगर वो आउटकम्स उस तरह से कोई लाइक लिया तो हम वैसा लिख सकते थे जो लिखा है इन जनरल, दिस इज ट्रू इन जनरल। सो सिंपली यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, है ना, या इसको आप ऐसा लिख लो बेटा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इस तरीके से, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, ऐसा। तो अब अगर इक्वली लाइकली है आउटकम्स, then further you can write number of element in E complement upon number of element in S, here number of element in E upon this, so NS cancel हो जाएगा, तो वो आ जाएगा NE upon NE complement। तो अगर वैसा है तो, otherwise this is the definition। so बस ध्यान क्या रखना है, in favor है तो you write first probability of E, against है तो you write first probability of E complement। okay, so या दूसरे वर्ड्स में इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, सो समटाइम्स पीपल आल्सो राइट लाइक, देखो सो डेफिनेशन ही है, जैसे ये लिखा गया इसमें कि मान लो ए कोई इवेंट है, सो लेट ए कोई सबसेट है एस का, ठीक है ना, सैंपल स्पेस का, सो दे विल राइट द ऑड्स फॉर ए, है ना, सो वी से odds for A, मतलब odds for A मतलब odd in favor of A actually, है ना, odds for A means odds in favor of A, इसका मतलब ये हुआ that is odds in favor of A, मान लो दे रखा है these are given as, मतलब A to B, मतलब A to B है। So what is the meaning? If and only if. So what can you say the probability of A? ऊपर वाला अगर समझ आ रहा है आपको तो बताओ। सर A by B। नहीं, यहाँ ना वैसे लिखा गया है, आप शायद समझे नहीं। एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है कि A के सपोर्ट में, कैपिटल A के सपोर्ट में A इवेंट्स हैं और कैपिटल A के अगेंस्ट B है, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। ये A is to B है एक्चुअली, जो is to लिखा था ना वही लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पे। इस डेफिनेशन में इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझो। आई एम राइटिंग अदर वे, यहाँ मुझे PE और PE कॉम्प्लीमेंट पता होगा तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको वही दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द ऑड्स एंड आस्किंग यू द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली। सो ऑड्स इन फेवर ऑफ A is to B, मतलब जैसे मान लो मैं कहता हूँ इंडिया ने विंस द गेम बाय 4:1, 4:1 लिखा ना, 4:1, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंडिया के जीतने की, क्या 4/1 होगी, 4/5 ना। सो आप रिलेट कर पाओगे इससे, इस थ्योरी से उसको। सो अगर 4:1 से इंडिया ने मैच जीता है तो प्रोबेबिलिटी इंडिया के जीतने की 4/5 एक्चुअली। हाँ, यस, आई सेड इंडिया विंस द गेम 4:1 by 4:1, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग, मतलब ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग, रेशियो क्या है? Yes sir, 4/5। यस, दैट वाज द सेम। 4 मैच जीता, 1 मैच हारा, ठीक है ना।
तो उस बेसिस पर अगर मैं अगले मैच को प्रेडिक्ट करना चाहूँ, व्हाट आई एम सेइंग इन द नेक्स्ट, सो यू हैव प्रीवियस डेटा एंड यू वांट टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट, तो इसी डेटा को यूज करना है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट मैच या नेक्स्ट सीरीज? तो 4/1 थोड़ी होगा, 4/5 होगा. एक 4 मैच जीता है, एक हारा है. सो टोटल मैचेस आर 5 ना, एंड दे विन 4 out of 5 actually. So 4 out of 5, 4/5. Yes. So same thing is here. 4:1. This is like this. 4:1 होगा, 4:1. So A by A plus B. Yes. तो A by A plus B actually. है ना? तो this is the definition. Okay. है ना? Similarly A complement लिखना हो तो वैसे लिख सकते हो. है ना? And we also write and probability A complement similarly हो जाएगा, कितना लिखूं? B by A plus 1. यस. अब किसी को इसमें डाउट है तो फिर से पूछो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो. यहाँ क्या बोला है? ऑड्स गिवन है. दिस इज द ऑड्स, नॉट द प्रोबेबिलिटी. दिस इज द ऑड्स गिवन है. वहां से देखो अगर आप, तो PE कॉम्प्लीमेंट अपॉन PE गिवन द ऑड्स इन फेवर. ये इसकी वैल्यू A/B गिवन है आपको एक्चुअली. दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू A अपॉन B, ऐसा है. ठीक है ना? सो है ना, यू कैन आल्सो राइट हियर, मैं लिखा हूं कि इन फेवर है A to B, या आल्सो यू कैन राइट दैट इज ऑड्स अगेंस्ट A. क्या लिखूंगा मैं इसको? मैं So B by हाँ, B to A या B is to A, राइट? हाँ, इस तरीके से. सो दे आर इक्विवेलेंट, है ना? जैसे लिखा होगा ऑड्स इन फेवर ऑफ A आर A to B, so they are equivalent statement. They both are equivalent statement, है ना? इस तरह से. जैसे इंडिया विंस द गेम 4, है ना, 4:1, या दूसरे के लिए बोल सकता है कि अदर कंट्री लूजेस 1:4, इस तरह से. ओके, इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. जैसे CUET में लास्ट ईयर आया था, जिन लोगों CUET की तैयारी किया होगा तो CUET 2022 में ये क्वेश्चन था इस पे. सो ओके, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम ट्राई करके बताओ. द क्वेश्चन इज लेट प्रोबेबिलिटी, ना कोई भी एग्जांपल ले लो. मान लो लेट A कोई इवेंट है, A या E ले लो. हाँ, A be an event, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/7, ठीक है. अब तुझसे पूछा जाएगा देन, सो देन ऑप्शन A है odds in favor of A, ऑप्शन B ठीक है. यस, मनीष आपका माइक कौन है, कुछ पूछना है? हाँ, सो देखो ऑड्स इन फेवर ऑफ A, जैसे मैं अगर लिखूं 3:4 या 4:3, 3:4 या 4:3, इस तरह से. ठीक है, बाकी लोग चेक कर लो एक बारी, है ना? ये एग्जाम में 3:7 लगा सकता है, ऑप्शन दे देगा 3:7, 7:3, इस तरह से भी ऑप्शन बना देगा. तो सिंपली आपको क्या समझना है, द फॉर्मूला यू नो. तो यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ऑड्स पूछ रहा है. इसी क्वेश्चन को रिवर्स, अगला क्वेश्चन में रिवर्स कर देता हूँ, तो मैं आपको ऑड्स दे दूंगा, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो. तो सिंपली जो ऑड्स इन फेवर की प्रोबेबिलिटी है,
सो फॉर्मूला है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट अपॉन दैट्स कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला है। तो एक आया 3/7 और कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 माइनस कर लो, तो 1 माइनस 3/7, तो 3/7 4/7, तो फाइनल आ गया 3/4। ऐसे ही ऑड्स अगेंस्ट ए, तो इसका अगेंस्ट है तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लोगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट 4/7, ए 3/7, तो फाइनली कैंसिल हो गया 4/3। सो यू कैन राइट 3:4 या 4:3, इस तरीके से। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बस समझने के लिए मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ओके है, चलिए आगे। बाकी तो लिख ही दिया है ना यहाँ पे, मान लो मैं ऑड्स दे दिया A/B, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A+B, इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट वैसे लिख सकते हो। तो जैसे अगर तुम्हें लिखना हो मान लो, सो क्वेश्चन है, मान लो 6 क्वेश्चन है ये, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट E इज, या R ना, ऑड्स एक्चुअली लिखा है तो R मान लो ऐसा है 3:5, ठीक है। तो पूछेगा आपसे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 5/3, इस तरीके से, 5/8, ठीक है ना। 5/8, ओके, ठीक है ना। तो आपको यहाँ समझना है कि ओके क्या गिवन है मुझे, तो मुझे ऑड्स अगेंस्ट इवेंट E गिवन है, तो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट E की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो ऑड्स अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑड्स इन फेवर लिख सकते हो, 5:3 हो जाएगा, है ना। ऑड्स अगेंस्ट है 3:5, सो ऑड्स इन फेवर 5:3। तो जो भी रहा होगा 3/, है ना। टोटल यहाँ पे एक्चुअली ये नेचुरल नंबर में जनरली डील होता है, जो पूछ रहे थे कोई आपका कि क्या हमेशा क्लासिकल डेफिनेशन यूज होगा, तो जनरली इसका एप्लीकेशन उसी केस में है ना, जो काउंटेबल से उसी केस में यूज होता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली जैसे आप बात करोगे यहाँ पे E कॉम्प्लीमेंट की है, तो अगेंस्ट था ना, तो अगेंस्ट देखो इसके अगेंस्ट 3 आउटकम्स हैं और इसके सपोर्ट में 5 है, यहाँ अगेंस्ट लिखा है ना इसीलिए। सो 3 अगेंस्ट है और टोटल कितने आउटकम्स होंगे, टोटल 8 आउटकम्स है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ ऑड्स अगेंस्ट लिखा है। अगर ऑड्स इन फेवर होता सो 3 इन फेवर 5 अगेंस्ट, तो यहाँ ऑड्स अगेंस्ट है, पहले अगेंस्ट वाले 3 एंड 5 आर नॉट, तो टोटल आउटकम्स आर 8 एक्चुअली, ठीक है ना। सो इस तरीके से, और ये 5/8 आ जाएगा जैसे यहाँ पे किया था हमने। सो इन दिस केस, सो ऑड्स फॉर A to B, तो A इसके सपोर्ट में है, B इसके अगेंस्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज A अपॉन A+B। ऑड्स अगेंस्ट होता है, यहाँ देखो अगेंस्ट जैसे B to A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B अपॉन A+B, तो ये यहाँ भी है। ओके, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। ओके चलो आगे। सो ये तो हो गया ऑड्स पे, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ना, तो ध्यान रखना।
ओके, तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया ही था फॉर्मूला ना, जैसे सिंपल कुछ लॉजिक्स ये है, सो यू नो दिस ऑलरेडी। फिर यू हैव आल्सो सीन दैट probability of A complement 1 minus PA. You also seen probability of AI's I from 1 to infinity in general is less than probability of AI's. And the second is, so if A1 A2 dot dot these are pairwise disjoint, in this case the above thing you can write as, what can we write? So exactly equal to, so this thing you can write exactly equal to, so AI's are event here, okay, so AI's are event, so these are events. तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा है। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़े से, so आगे आते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन ठीक है, तो एडिशन थ्योरम तो हालांकि यही है, मैं क्या ही अलग लिखूं, इसी का नाम है एडिशन थ्योरम। ये जो लिखा गया है दिस इज द एडिशन थ्योरम। एक्चुअली एडिशन थ्योरम बस वही है कि लाइक इफ यू हैव पेयर वाइज डिसजॉइंट यू कैन सिंपली राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियंस एज द सम। तो ये इसी फॉर्मूले का नाम है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर एक क्वेश्चन था कि अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट हो सारे सेट्स, हाँ, तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? यस ऑब्वियसली, क्योंकि पेयर वाइज में किसी भी एनी टू यू सेलेक्ट देयर इज नथिंग कॉमन, सो इफ यू सी कॉमन इन ऑल, कि अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट ना हो तो हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। so पेयर वाइज ना कुछ नहीं कह सकते, नहीं यू कैन से नथिंग। ये सब मैं लास्ट क्लास में बताया। दो तुम्हें ध्यान रखना है, एक थ्योरम को कभी घुमाया तो तुम भी अपने तरीके से देख लेना। जैसे क्या मैंने क्या लिखा था, मैंने थ्योरम लिखे थे कि अगर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है सो इट विल श्योरली बी म्यूचुअली डिसजॉइंट, एंड we also verified that if it is mutually disjoint it may not be pairwise। एग्जांपल था हमारे पास कि म्यूचुअली डिसजॉइंट है लेकिन पेयरवाइज नहीं है, तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं कि अगर पेयरवाइज डिसजॉइंट नहीं है तो क्या बोल सकते हो? तो देखो ये वन वे थ्योरम है, अगर ऐसा होगा तब इसकी गारंटी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं कह सकते। if it is not pairwise disjoint then it may be mutually disjoint, may not be, we cannot say anything। तो कोई भी थ्योरम हो, चाहे मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी कोई भी थ्योरम है, अगर ये वन वे है, वन वे है, ये कैसे तुम यहां से वहां जा सकते हो, उधर उधर नहीं आ सकते, यू कैन जस्ट गो लेफ्ट टू राइट। सो अगर ऐसा ट्रू है देन यू कैन से दिस इज ट्रू, इफ इट इज नॉट देन यू कैन से नथिंग, सो वी हैव नो कंक्लूजन। अगर ऐसा नहीं है सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। बट यस, मैंने एक और चीज सिखाया था आपको, इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट सिखाए थे। वो क्या कहता है कंट्रापोजिटिव इसका? नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट इंप्लाइज नॉट पेयरवाइज डिसजॉइंट। यस, तो इसकी गारंटी है अगर कोई म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है तो उसकी गारंटी है कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही स्टेटमेंट है जो दो अलग तरीके से लिखे गए हैं। बोथ थ्योरम आर सेम, just we have written them in two different language, two different way actually, they are same theorem, so both statement are equivalent actually। so if it is pairwise disjoint it is surely mutually disjoint, if it is not mutually disjoint then it will not be pairwise disjoint also। so this is a theorem, okay। और ये one way है इसीलिए। अब ये नहीं है, if this is not holds then we can say nothing about conclusion, ठीक है। ओके, सर दे आर डिपेंडेंट होंगे सर, डिपेंडेंट बाद में आएगा। हाँ, डिपेंडेंट सर होंगे सर, पेयर वाइज डिसजॉइंट रहेंगे तो इवेंट वो चेक करना पड़ेगा। पेयर वाइज डिसजॉइंट है, प्रोबेबिलिटी जीरो है, नॉन जीरो, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जीरो ही होगी हमेशा या नॉन जीरो भी हो सकती है, वहां वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आप सिर्फ वैसा इवेंट कंसीडर करें इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन जीरो है तो क्या होगा। अच्छा चलो अब जो कह रहे हो ट्राई करते हैं। पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इसका मतलब है
सो ये 5 हो जाता है तो 0 हो गया, ये ना। हाँ, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पक्का इंडिपेंडेंट होगा। कैसे? जरूरी नहीं सर, हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है। इंडिपेंडेंट सर। डिपेंडेंट, अच्छा। यस सर। सो बट अगर ए एम्प्टी सेट हो गया तो मान लो एम्प्टी है तो इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर एम्प्टी है तो वहां आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मोर देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज मोर देन 0, इन दैट केस वो डिपेंडेंट होगा, है ना। तो ये रेस्ट्रिक्शन के बाद वैसा होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो प्रोडक्ट तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये 0 हो चुका है, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो अगर ऐसा है प्रोबेबिलिटी ए और बी की मोर देन 0 है, देन यू कैन से इट इज डिपेंडेंट फॉर श्योर। अगर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है तो डिसजॉइंट नहीं है एक्चुअली। सो अच्छा, मैं क्या डिसजॉइंट लेके चल रहा हूँ एक्चुअली मैं, एक मिनट। सो मैं अभी जो लिखा हूँ वो डिसजॉइंट है। अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो वो डिपेंडेंट होंगे ना। हाँ, लेकिन वो कंडीशन के साथ है एक्चुअली, वो वाला ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम तुमको बताना है, फिर से याद दिलाना। सो डिपेंडेंट हम तब डिस्कस करेंगे, अभी इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट अभी डिस्कस करेंगे हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में। अभी पहले आज इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूला है जस्ट। तो सो एडिशन थ्योरम कुछ नहीं है। एडिशन थ्योरम क्या है? सो एडिशन थ्योरम सेज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इफ, ऐसा कब हो सकता है? अगर इफ, तो इनिशियली तुम लिख सकते थे हाँ, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो इसका नाम हुआ तुम्हारा एडिशन थ्योरम। और इसी में इंक्लूजन एक्सक्लूजन तुम बताओ क्या है? तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला जो है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है इन जनरल, है ना, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। सो दिस इज, यू हैव दिस फॉर्मूला यूजिंग दिस प्रिंसिपल, ओके। एंड एडिशन थ्योरम कहता है कि इफ दे आर डिसजॉइंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, ठीक है। ये ऐसे 3 के लिए भी तुम कर सकते हो सेम चीज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, देखो अब कई लोग कंफ्यूज होंगे ये दोनों में से कौन सा सही है। ये वाला तब सही है अगर वो डिसजॉइंट है, इस वाले में कोई जरूरत नहीं है, डिसजॉइंट हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूला इन जनरल ट्रू है ना। सो दिस होल्ड्स इन जनरल, ये इन जनरल ट्रू है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ये वाला लिखा है ये रेस्ट्रिक्शन के साथ है कि अगर डिसजॉइंट है, आपको समझ पता है ही ना कि अगर डिसजॉइंट है तो ये 0 हो जाएगी, इसीलिए तो है ना, अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इन जनरल ट्रू है। सिमिलरली आप अगर 3 इवेंट के लिए लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये सब फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देख रखे हैं पहले, है ना। तो क्या होगा? सो यू नो ऑलरेडी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन अगर ए बी सी पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गया, है ना, अगर ए बी सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, देन इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए, यही 3 बचेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ए बी सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, देन इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और इसकी भी 0 हो जाएगी। ओके, तो ठीक है ना, इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो फाइनली इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला कहता है क्या है, जनरलाइज कर देता हूं। तो इसका नाम इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्यों है? क्योंकि देखो कुछ सेट की प्रोबेबिलिटी तुम ऐड कर रहे हो, कुछ को सबट्रैक्ट कर रहे हो। तो सबट्रैक्ट करने का मतलब यू आर एक्सक्लूडिंग दैट पार्ट, इंक्लूडिंग मतलब यू आर एडिंग। तो इसलिए इसका नाम इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। यू आर एडिंग समथिंग, सबट्रैक्टिंग समथिंग। सो एक मिनट में दोस्त है।
अनिरुद्ध आगे क्या बोल दिया? ओके देखो, सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, तो सिंपल यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 union A2 union A3 union AN, or if you write this is union of AI's I from 1 to N. तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, आप सबको पता ही है, कोई बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, हाउ विल यू ओपन, कैसे ओपन करते हो आप लोग? हाँ, एक एक का सम ले लेंगे है ना, सो मतलब समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, यही ना, मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, ये हो गया। फिर अब माइनस करोगे टेकन 2 एट अ टाइम, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ, जहाँ पे I लेस देन J लो एंड IJ कैन टेक वैल्यू 1 to n, बट I लेस देन J, ये लेस देन J क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 फिर A1 इंटरसेक्शन A3 A1 इंटरसेक्शन A4 ऐसे चलेगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, अब बाद में लिख रहे हैं माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1, तो सेम ही चीज तुम दो बार घटा दोगे फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने I लेस देन J लिखा है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला इनफाइनाइट के लिए नहीं होता, ये वाला लगा सकते हो, नाइट के आगे बढ़ा भी सकते हो, हाँ, लेकिन फिर उसमें देखना पड़ेगा तुम्हें, हालांकि ये फॉर्मूला जो डिराइव्ड है वो n के लिए डिफाइंड है आई थिंक, सो एक्सटेंड किया जा सकता है, और एडिशन थ्योरम भी सर n तक ही डिफाइंड है। हाँ एक्चुअली ये जो नहीं एडिशन थ्योरम इनफाइनाइट के लिए भी डिफाइंड है, ये जो है वो तो जो एडिशन थ्योरम, हालांकि डेफिनेशन का तीसरा पार्ट है ना, डेफिनेशन जो आपके पास है एक्सोमेटिक डेफिनेशन, उसका थर्ड कंडीशन क्या है, वही तो है एडिशन थ्योरम एक्चुअली, वो एडिशन थ्योरम ही है एक्चुअली वो, या एडिशन फॉर्मूला समझ लो, तो उसी के बेसिस पे आगे चीजें हैं। एक्चुअली एडिशन थ्योरम क्या है, मतलब ये तो पर्टिकुलर केस है, तुम बुक में देखो तो ये इसको भी लोग एडिशन थ्योरम बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ दो सेट के लिए था, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला एक्चुअली, तुम ये अलग समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर केस आ गया ना। सो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी क्या है, PA प्लस PB दिस, अब इसी से तो ये आया हुआ है, कुछ नया थोड़ी है, तो बुक्स में अगर तुम देखोगे तो यही फॉर्मूला एडिशन थ्योरम लिखता है 2 के लिए, इसी को n के लिए एक्सटेंड कर दिया, मतलब दोनों सेम ही एक्चुअली, ये समझ लो, अलग समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर केस है इसका, तो ये जनरल केस है, जो जनरल केस है वही एडिशन, पहले एडिशन फॉर्मूला था, बाद में जब n के लिए जनरलाइज कर दिया तो उसको बोल दिया इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, है दोनों सेम ही एक्चुअली, बट तुम बुक्स में देखोगे ये सिर्फ 2 के लिए बात करता है कि एडिशन थ्योरम है, बाकी ऐसे ही है, हालांकि एग्जाम से क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर नाम से तो आएगा नहीं, तुम्हें समझना मीनिंग क्या है, सो ये है। मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुम्हें बहुत ज्यादा बुक्स में लिखा मिलेगा नहीं, वहाँ एडिशन थ्योरम ही होगा, जो अभी रोहतकी में ये वर्ड यूज्ड है क्योंकि वो जनरलाइज किया गया, अदरवाइज पहले सिर्फ एडिशन थ्योरम ही था, और यही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, इसी का नाम एडिशन थ्योरम, हालांकि कुछ बुक्स में तुम्हें मिलेगा, और उसी का पर्टिकुलर केस वो हो गया कि जब इंटरसेक्शन 5 है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी सम हो जाती है। ओके एनीवे, सो यहाँ पे एक एक का सम, यू आर टेकिंग 2 एट अ टाइम, so difference, then taking 3 at a time, so probability of AI intersection AJ intersection AK, or I less than J less than K, I J K can take value 1 to n but over this condition, I less than J less than K, मतलब ऐसा लिखोगे ना,
माइनस मतलब प्लस, इसको ओपन करोगे कैसे लिखोगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, देन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4, इस तरीके से। चलो सब्ट्रैक्ट किया ना वहाँ पे। यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसा चलता है ना, ऑल्टरनेटिव साइन। हाँ आगे आएगा, फिर ऐसे आगे माइनस डॉट 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 चलता रहेगा, बाद में प्लस -1 की पावर क्या आ जाता है, n+1, एक है तो प्लस, दो है तो माइनस, सो इस तरह से। और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, लास्ट में सबका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, एंड में सबका इंटरसेक्शन आ जाएगा। So taking one at a time, taking 2 set at a time, taking 3 set at a time, and so on. At the end, taking intersection of all. तो ये फॉर्मूला है, और इसी पर मैं एक फिट करके तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम जो सोच रहे हो ना, जैसे इसी में तुम n को 2 फिक्स कर दो, चलो what you do, you fix n is equal to 2। अब चेक करो क्या फॉर्मूला बनेगा, जो लेफ्ट साइड है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 लेफ्ट साइड है, मतलब ये वाली चीज। सर -1 to the power n-1। हाँ बराबर बात है, आप n+1 लिखो n-1 लिखो, बराबर बात है। क्यों? क्योंकि -1 की पावर n-1 और -1 की पावर n+1 वो सेम ही आएगा हमेशा। आप n कुछ भी रख के देख लो आप, है ना, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, दोनों सेम ही आएगा हमेशा, तो सेम ही बात है दोनों। ये बिल्कुल वैसे ही लॉजिक है जैसे कोई बोले -1 की पावर 3 और -1 की पावर 5, वो सेम ही रहेगा ना। -1 की पावर 2 और -1 की पावर 4, वो सेम ही रहेगा। इसीलिए तो आप पावर n-1 या n+1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। सो हाँ मैं कह रहा था इसी फॉर्मूले को 2 के लिए लिखते हैं। तो n मेरा 2 है, तो A1 यूनियन A2 हो गया लेफ्ट में, राइट में क्या बचेगा देख लो इसको। सो तो हमने क्या कहा, तुम समेशन लो एक एक का, फिर सब्ट्रैक्शन करो टेकिंग 2 एट अ टाइम। सो व्हेन यू टेक 2 एट अ टाइम तो क्या रहेगा, A1 इंटरसेक्शन A2। अब देखो ध्यान क्या रखना है, तुम एक चीज ध्यान दो, यहाँ मैंने I लेस देन J क्यों लिखा। अगर मैं I लेस देन J नहीं लिखता हूँ, तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम लोग सोचोगे अच्छा माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1, ऐसा भी कोई कर देगा तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ I लेस देन J लिखा गया है कि A1 इंटरसेक्शन A2 लिख दिया, हो गया, अब आगे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। यही चीज अगर 3 सेट्स के लिखो, n बराबर 3 रख के लिखो। सो इन द लेफ्ट यू हैव A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अब इसको जब ओपन करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, सम ऑफ ऑल टेकन वन एट टाइम, minus you take 2 set intersection and then sum over this I less than J। so तुम अगर करोगे तो क्या होगा, minus A1 intersection A2 so you take 2 set at a time intersection में, minus A1 intersection A3 minus A1 intersection, अच्छा A1 हो गया A2 हो गया, तो A2 intersection A3, ठीक है ना। अब तुम ऑर्डर समझो फिर से, यहाँ देखो I लेस देन J है, I लेस देन J है, I लेस देन J है, इसलिए वहां मैंने I लेस देन J लिखा था, है ना, इस समय से मैंने यहाँ लिखा था। सो यहाँ मैं I लेस देन J क्यों लिखा हूँ, ये जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज है ना कोई बच्चा गलती से क्या लिख देगा, माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A3 इंटरसेक्शन A2, यही चीज 2 बार घटा देगा तो गलत हो जाएगा। एक बार भी लिख सकता है कोई, अगर वो लाइक वाले क्या लिख सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A1, तो वो भी उस टाइप का है। हाँ वहाँ भी, हाँ वैसे ही फिर गलती वो 2 बार दिख देगा, यस। सो उस तरीके से तो ध्यान रखना आपको ये चीज़ है। फिर आगे हो जाएगा 2 का ले लिया तो लेस प्लस 3 एट अ टाइम, सो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 हो गया। तो इस तरह से I लेस देन, यहाँ भी I लेस देन J लेस देन K लिखा, तो इस तरह फिक्स कर दिया, ठीक है जी। सेम थिंग यू कैन राइट फॉर 4, n को 4 रख लो तब भी हो जाएगा, n को 5 रख लो तो भी लिख सकते हो। वैसे ही तुम तो तुम्हें पता है कोई भी सेट रहेगा उसको लिख लेंगे। अब इसी को तुम यार n को 5 रख लो,
तो एक जो फॉर्मूला आया था 5 मेन और 5 डिश वाला, तो उसको इससे किया जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा काफी, बट प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो 5 की वजह वहां था 5 में से एग्जैक्टली 1 मैच कर रहा है, तुम 0 मैच का इजीली निकाल सकते हो। चलो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ उसी क्वेश्चन में। तो क्या क्वेश्चन था, उसमें था कि 5 मेन गो टू अ रेस्टोरेंट, ठीक, ऑल 5 ऑर्डर्स डिशेस, अपना पसंद का डिश ऑर्डर करते हैं, डिफरेंट डिश। अब जो वेटर है दैट सर्व डिशेस रैंडमली। सो क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था वो था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 गॉट द राइट डिश। अभी मैं 0 के लिए करके दिखाता हूँ, कैलकुलेशन आसान रहेगा। 1 के लिए थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा, 2 के लिए ज्यादा हो सकता है, तो मैं 0 के लिए करके दिखाता हूँ। हालांकि फॉर्मूला लिखाया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली के मैच, तो हालांकि मैं मैचिंग प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट मैचिंग प्रॉब्लम। तो उसका प्रूफ इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो इसमें ये था कि n ऑब्जेक्ट्स है, सो एंड या n पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो तुम। पेयर इसलिए बोल रहा हूं कि मेन और डिश एक पेयर हो गया इस तरह से, सो है ना। सो n पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया एंड k मैचेस, यहां पे k नंबर ऑफ मैचिंग है, k नंबर ऑफ मैचिंग्स हैं। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ k मैचिंग के, याद है क्या था, 1/k फैक्टोरियल समेशन 1 बाई -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल मान लो, तो r की वैल्यू 0 से लेके n माइनस के तक, या n श्योर था n माइनस के या n माइनस के प्लस 1, फाइन, चेक कर लो एक बारी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था। अब इसमें अगर मैं 0 कर दूं, मान लो 0 मैचिंग, नो मैच, तो 0 मैचिंग मतलब हो गया k को 0 रखना है, खत्म हो गया। तो समेशन r फ्रॉम 0 टू k को 0 रख दिया ना, तो n तक, तो -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा, ओपन करोगे तो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल चलता रहेगा, है ना। फिर आगे आ जाएगा -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है। सो इसको अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। मगर उसको प्रूफ, मतलब मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला अगर प्रूफ कर दूं मैं, मतलब बस बता रहा हूं कैसे आया, तो वैसे ही प्रूफ अगर तुम देखोगे किसी बुक में, इस फॉर्मूले का प्रूफ दे रखा होगा गुप्ता कपूर वाली बुक में, मैचिंग प्रॉब्लम उसमें तो दे रखा होगा, या ऑनलाइन मिल जाएगा प्रूफ इसके इंक्लूजन से। तो देयर इज नो मैचिंग, अगर मैं वैसी बात करूं तो क्या होगा, ओके। तो देखो इसको प्रूव करने का मालूम मैं AI ले लेता हूं। AI का मतलब होगा इवेंट दैट ith ऑब्जेक्ट मैच, या तो ith ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि A1 का मतलब होगा कि पहले पर्सन को करेक्ट डिश मिला। अच्छा ये इसमें भी है, विक्टर वैदिक में भी एग्जांपल है ये। सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे एग्जांपल एक है जहां तक याद है मुझे, तो अच्छा वहां पे दे रखा होगा, हाँ वो कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 6 है विकर वैदिकी में जो कर रहा हूँ मैं ना, एग्जाम्पल नंबर 6 है पेज नंबर 22 पे। तो बताइए अपने तरीके से लिखा है, बट ith ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड, ठीक है ना। मान लो इसे लिख दिया, चलो
सो ith ऑब्जेक्ट मैचेस, मतलब फर्स्ट पर्सन A1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन गॉट हिज राइट डिश, A2 का मतलब सेकंड पर्सन गॉट हिज राइट डिश, इस तरह से, A3 का मतलब थर्ड पर्सन गॉट हिज राइट डिश, इस तरह से मान लो, फोर्थ पर्सन गॉट हिज, इस तरह मैं इवेंट डिफाइन करता हूं। वो जो क्वेश्चन था 2022 में आया था उसकी बात कर रहा हूँ। सो मेरा मतलब ये है कि A1 मतलब फर्स्ट मैच हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैचेस, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। और आपको क्या जीरो मैचिंग का मैथमेटिकली क्या होगा, अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं सो मुझे क्या लिखना चाहिए, मान लो n ऑब्जेक्ट है, अभी n के लिए ही काम करते हैं। सो वी हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड नो ऑब्जेक्ट मैचेस, तो AIs के टर्म में क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? नहीं समझे नहीं, I की वैल्यू तो हो सकती है 1 से n तक ना, I 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। A1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैचेस विथ हिज करेक्ट पेयर, A2 मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट मैचेस, A3 का मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट मैचेस, इस तरह से है। हाँ यस। सो इसका मतलब हो गया जीरो मैचिंग का मतलब A1 कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट डज नॉट मैच, A2 कॉम्प्लीमेंट सेकेंड डज नॉट मैच, A3 complement fourth does not match, AN complement, so zero matching ना, so no one matches with his correct pair। या मैं बात करूँ कि n persons थे, वो होटल में गए, n dishes ऑर्डर किया, so A1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन गॉट हिज राइट डिश, A2 इवेंट का मतलब है सेकेंड पर्सन गॉट हिज राइट डिश, A3 का मतलब है थर्ड पर्सन गॉट हिज राइट डिश, A4 का मतलब फोर्थ पर्सन गॉट द राइट डिश, एंड AN का मतलब है nth पर्सन गॉट द राइट डिश। ये इवेंट हो गया मेरा। अब मैं बोल रहा हूँ नन ऑफ देम गॉट द राइट डिश, इसकी प्रॉपर्टी निकाल रहा हूँ कि किसी को भी अपना ऑर्डर जो ऑर्डर किया था डिश वो नहीं मिला। सो मतलब A1 कॉम्प्लीमेंट, वन डिडंट गेट हिज राइट डिश, करेक्ट डिश, A2 एंड सो ऑन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ से? हाँ अभी तो ऐसे लिख सकते हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन AN और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट आप हटाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN तक। अब इसका फॉर्मूला पता है मुझे, है ना, वी नो द फॉर्मूला ऑफ दिस। हालांकि मैं इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहा हूँ, देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला लिखा है ना उसको प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से जो मैचिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूला मुझे याद है वैसे ही प्रूव हो जाएगा उसी तरीके से। सो इसको अगर ओपन करोगे तो 1 माइनस उसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AIs I फ्रॉम 1 to n माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ I लेस देन J, ठीक है ना, एंड IJ कैन टेक वैल्यू 1 to n, इस तरीके से चलता रहेगा फॉर्मूला जो था मेरे पास। लास्ट में -1 की पावर n माइनस 1 n प्लस 1, जो समझ आ रहा वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सो मान लो n प्लस 1 प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, ये आपके पास है टोटल। तो आप देखो 1 माइनस, अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गॉट हिज राइट डिश, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/n। नहीं, अब तुम्हें ये समझना है ना। सो चलो इसको अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, सो A1 का मतलब हो गया कि अगर मैं उस लैंग्वेज में बात करूं जो क्वेश्चन था कि n पर्सन वेंट टू अ होटल, है ना, रेस्टोरेंट, दे ऑर्डर्ड, है ना, डिशेस ऑफ देयर चॉइस। सो A1 का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन गॉट हिज ऑर्डर्ड डिश, जो उसने ऑर्डर किया था वही मिला। फाइन, A1 का मतलब। तो बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, n लोग थे टोटल n पर्सन्स हैं वहां पे एंड दे ऑर्डर डिफरेंट डिशेस, सो फर्स्ट गॉट द राइट डिश, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/n। हाउ? देखो बाकी गारंटी नहीं ले रहा ना ये, तो 1/n क्यों होगा? 1/n क्यों होगा? तुम्हें सबका केसेस कंसीडर करना है। अच्छा ये बताओ n लोगों ने ऑर्डर किया डिफरेंट डिशेस, सो
n dishes can be arranged in how many ways? n factorial ways. तो n factorial total number of ways हैं जिसमें वो सर्व कर सकता है, राइट? Waiters can serve n dishes in n factorial ways actually. So पहली बात तो इसका डिनोमिनेटर जो वो n factorial आएगा. Total number of way n dishes can be served to n person is n factorial. Fine. अब मुझे बताओ, पहला पर्सन को राइट डिश मिला तो क्या उसका ऑब्जेक्ट चेंज होगा, रैंडम है या फिक्स्ड है? पहला का तो फिक्स हो गया ना, उसको तो चेंज होना नहीं है, तो बाकी वेरी करेंगे ना, तो बाकी कितने बचे? हाँ, यस. तो n-1 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे? क्योंकि इसका राइट डिश मिल गया, ठीक है ना, पहले पर्सन को करेक्ट डिश मिल गया, तो ये रैंडम नहीं है. अब फेवरेबल आउटकम में ये रैंडम है. दिस कैन बी इंटरचेंज. मुझे बस ये प्रोबेबिलिटी है कि पहले पर्सन करेक्ट डिश मिला, दूसरे को मिला नहीं मिला, वी डोंट हैव टू केयर, वी जस्ट हैव टू केयर दैट फर्स्ट पर्सन गॉट द राइट डिश. तो फर्स्ट पर्सन गॉट हिज राइट डिश, सो ये फेवरेबल आउटकम है, ये फिक्स हो गया. नाउ अदर्स कैन वेरी, सो यू कैन परम्यूट अदर डिशेस एक्चुअली. सो अदर डिशेस कैन बी arranged in n-1 factorial ways. This is the probability. Okay. Similarly, अगर आपसे मैं पूछूं, अब थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी, A1 इंटरसेक्शन A2, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात, A1 means the first person got the right dish and second person also got the right dish. Yes. So जिनको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, so 2 person got the right. Total number of permutation of n object is n factorial. So the n dishes can be arranged in n factorial ways. So this is n factorial. Now in the numerator you want favorable outcome. So favorable outcome is 2 person got the right dish. That is fixed. They got the right. Their dishes will not be changed. So other n-2 objects can be permuted. So n-2 object can be permuted is n-2 factorial ways. Similarly, okay. तो आगे आ जाओ. इसी तरह से A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 क्या बचेगा? ओके, तो ये आपको समझ आ रहा है, n फैक्टोरियल. सिमिलरली A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू इंटरसेक्शन AN कितना होगा? है ना, तो वो हो जाएगा, चूंकि n-n 0 फैक्टोरियल अपन होगा ना, सो 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा. ओके, मतलब वो है ना 0 फैक्टोरियल टर्म ना, क्योंकि ऑल फिक्स हो गया, तो वो पिछला वाला ही 1/n फैक्टोरियल रहेगा. ओके, चलो आगे आओ. तो यहाँ पे मैं ये प्रोसेस यहाँ करता हूँ, देखो ध्यान से. अब सो 1 माइनस, चाहो तो इसको ओपन कर लो ब्रैकेट, मर्जी है तुम्हारी. तो ये कितना हो गया? ये कितना है तुम्हारा? 1/, हाँ, एक मिनट. तो n-1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, यही है ना. अब बताओ ये कितनी बार ऐड कर रहे हो इसको? ईच ai की प्रोबेबिलिटी ये है, और इसको समेशन कितनी बार कर रहे हो? n टाइम. मतलब एक्चुअली nc1 टाइम कर रहे हैं. एक्चुअली यू आर सेलेक्टिंग आउट ऑफ n, यू आर जस्ट सेइंग दैट 1 हैज द करेक्ट डिश, तो nc1 हो गया. वही वो n टाइम जो कर रहा है वही चीज है, माइनस. अभी अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? राइट. सो ये था आपके पास. अब इसमें समेशन करें i लेस देन j, सो कितने आउटकम्स हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ है nc2. ध्यान रखो कैसे हो रहा है एक्चुअली. सो यू हैव टोटल n, यू आर टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो सेलेक्टिंग 2. तुम्हारे पास टोटल n डिशेस थे ना. अब n में से तुमने कहा एग्जैक्टली 2 गॉट द राइट डिश. यहाँ ये लिखा ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या? ith पर्सन एंड jth पर्सन गॉट द राइट डिश, यू आर टेकिंग समेशन. सो कितने टर्म्स आएंगे? तो इस तरह कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सो आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स यू आर सेलेक्टिंग. सो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर of selecting 2 object out of n? nc2.
देखो ये प्रूफ है, इसको तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया, जो मैचिंग प्रॉब्लम वो कैसे फॉर्मूला आया। तो एक केस में प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, प्रूफ है, प्रूफ यू मेक नोट नो प्रॉब्लम, क्योंकि एंट्रेंस में प्रूफ करना नहीं होता है, मैं बस प्रूफ करके दिखा रहा हूँ फॉर्मूला आया कैसे। ऐसे समझ आ ही रहा होगा क्या हो रहा है, फिर भी अगर डाउट है तो पूछो, अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम है तो यू इग्नोर इट, ये चीज है। प्लस ऐसे चलेगा NC3, ठीक है ना, ऐसा चलता रहा होगा, इस तरह चलता रहेगा NC3 फिर n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन डॉट 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 चलता रहेगा। एंड में ये है -1 की पावर n, यहाँ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो NCn हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 1 हो जाएगा। सो 1 बाई इसका क्या था n फैक्टोरियल। अब तुम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये वही आएगा जो हमने फॉर्मूले से देखा है, ये बिल्कुल वही आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है ना, वही आएगा। सो यू चेक हियर, आपको NCR तो पता ही है सबको, खोलो इसको तो n बचेगा, n कैंसिल, क्या बचा, सो 1 माइनस यहाँ आएगा, ओपन कर लो तो 1 ही बचेगा ये, है ना, 1/1 फैक्टोरियल, या ऐसे लिख लो माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, खोलो इसको तो n फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन n 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, NC2 खोलना आता है ना आप लोगों को, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2, सिंप्लीफाई करो तो ये बचेगा आपके पास 1/2, उसको NC3 खोलो, यहाँ पे आएगा 1/3 फैक्टोरियल, NC4 खोलो, ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में -1 की पावर n और ये 1/n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, और ये वही है जो हमने मैं प्रूफ करके दिखा दिया एक्चुअली आपको, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया। सो प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो एंट्रेंस में हमें समझना हाउ टू अप्लाई द थ्योरम, हाउ नॉट हाउ टू प्रूफ। प्रूफ ठीक रहता है, हेल्प करता है आगे जाके, बट अभी इसकी जरूरत नहीं। तो ये मैंने ये वाला फॉर्मूला प्रूफ किया है, ठीक है। सो ये जो आपने निकाले हैं फॉर्मूला से, वो मैंने एक्चुअली प्रूव करके दिखाया आपको, ये वही है जो फॉर्मूले से आएगा। तो फॉर्मूला भी इस तरीके से ही प्रूव्ड है हालांकि, ठीक है। सो एनीवे टाइम भी हो गया है, तो आज हमने क्या किया, कुछ बेसिक्स किए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन तक किया है। कुछ क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं, अभी तो 8 से 9 क्लास है, 9 से 11 भी है, तो लिख के रखो एक जगह, नेक्स्ट क्लास में पूछना। तो हमने अभी ये देखो, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसको ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। तो ब्रैकेट में क्यों लिखा है, मतलब उसी का दूसरा नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा है, उसी का दूसरा नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो अलग नहीं है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन सेम ही है, वो जनरल फॉर्मूला है, उसी से पर्टिकुलर केस वो आता है। तो वो A यूनियन B के जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम, उसी को जनरलाइज कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, वो भी एडिशन थ्योरम से ही आता है। इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN, उसका जो फॉर्मूला हमने लिखा है वही थ्योरम है एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, जिसका दूसरा नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अलग नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी और ये सब। तो एक क्लास में ये हो जाएगा, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।